हाँ जी, तो हमारा चल रहा है कैपिटल गेन और हम लोग कवर कर चुके हैं सेक्शन 45 बेसिस ऑफ चार्ज। मतलब ये सेक्शन बताता है कि इस हेड में क्या टैक्सेबल है। इसी सेक्शन ने हमें कहा जी आप ट्रांसफ़र के बारे में स्टडी कीजिए, इसी सेक्शन ने कहा कैपिटल एसेट के बारे में स्टडी कीजिए, इसी सेक्शन ने कहा कि भैया किस किस सेक्शंस के अंदर आपको एग्जम्पशंस मिल सकती है। इसी सेक्शन ने बताया कि जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफ़र होगा उसी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट या गेन कंसीडर किया जाएगा और उसी प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा। ठीक है जी, तो हमने देखा कैपिटल एसेट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन सेक्शन 214। अच्छा, एक चीज़ मैंने आज नोट करी आपकी वेबसाइट पर, जो जून 2022 के लिए भी बुक दे रखी है, इवन उस बुक के अंदर भी ये कवर नहीं किया हुआ, जो जून 2022 के लिए बुक दे रखी है आपकी वेबसाइट पर, आईसीएसआई की वेबसाइट पर, राइट। लेकिन ये ऑलरेडी आ चुका है तो आपको दिमाग में रखना है। आ जाइए जी। फिर उसके बाद जी हमने देखा कि टाइप ऑफ कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म होती है। उसके अलावा ट्रांसफ़र की डेफिनेशन देखी। उसके बाद जी हम लोगों ने देखा सेक्शन 47 ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड एज द ट्रांजैक्शन और ट्रांसफ़र, और क्योंकि इन ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफ़र कंसीडर नहीं किया जाता, इसलिए इन ट्रांजैक्शंस में अगर कोई गेन या लॉस होता है तो उसे कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है जी। फिर एक नॉर्मल सी टेबल देखी हमने कि हाउ टू कंप्यूट द कैपिटल गेन। इसके अंदर हमने देखा कि भैया फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। तो इन जनरल तो क्या होता है, हम कोई भी एसेट डिस्पोज ऑफ करते हैं, बदले में हमें जो मिलता है दैट इज़ फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस भी है, जैसे कि हमने देखा था कि अगर हमने इंश्योरेंस करवा रखा है कैपिटल एसेट का और वो एसेट डिस्ट्रॉय हो जाती है, इंश्योरेंस प्रीमियम हमें मिलता है, तो इवन दैट इंश्योरेंस जो अमाउंट हमें मिलता है इवन उसको भी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मान के चला जाता है। मतलब उसे भी ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में कवर किया गया, चाहे आप सेल कर रहे हो, डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, एक्सटिंग्विश कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, राइट। चाहे आप अपनी ही एसेट को आग लगा रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बदले में कुछ मिल रहा है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में उसको कंसीडर किया जाएगा। फिर जी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेनी है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या लेनी है, ये दो चीज़ें भी हमें देखनी है। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की बात करें तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हम लोगों को लेना है। ठीक है जी। तो हमने देखा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, कुछ स्पेसिफिक केसेस हमने देखे कि इन केसेस में क्या वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कंसीडर की जाएगी, इसलिए इनको कहा गया डीम्ड फुल वैल्यू। कंसीडर की जाएगी चाहे एक्चुअल में आपकी नज़रों में वो कंसीडरेशन है या नहीं है। जैसे कि अगर घर जल गया और इंश्योरेंस कंपनी से हमें मुआवजा मिल रहा है तो हम ये नहीं कह सकते वो कंसीडरेशन है जी, हमने कोई उसको घर ट्रांसफ़र नहीं किया, लेकिन फिर भी लॉ ने कहा भैया हम तो इसी को कंसीडरेशन डीम्ड करेंगे और इसके बेसिस पर देखा जाएगा आपको कैपिटल गेन हुआ है या कैपिटल लॉस हुआ है। तो ऐसे ऐसे केसेस बताए गए। उसके बाद जी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लोगों ने देखा, और स्पेसिफिकली सेक्शन 49 सब सेक्शन 1 मैंने आपको कहा था ये सेक्शन याद होना चाहिए, जहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि आप कुछ भी एक्वायर कर रहे हो जिसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ रहा, हो सकता है किसी प्रीवियस ओनर ने पे किया पर आपको पे नहीं करना पड़ रहा, राइट। तो उस केस के अंदर क्या लेके चलेंगे। फिर जी और बहुत सारे केसेस हमने देखे। आ जाइए, हमें स्टार्ट करना है सेक्शन 55 से। सेक्शन 55 स्पेसिफिकली क्या है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिलेटेड। ठीक है जी। तो सेक्शन 55 में बहुत सारे प्रोविजंस है। सब सेक्शंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्लोज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रोविजंस याद रखने की ज़रूरत है। तो अलग अलग केसेस में डिवाइड किया गया है सारी चीज़ों को। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001। अब मैंने आपको बताया था जी इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई तो हमें बेस ईयर लेकर चलना पड़ेगा। बेस ईयर का मतलब जब हम वैल्यू 100 कंसीडर करेंगे, राइट। और ये बेस ईयर एट प्रेजेंट क्या लेके चला जाता है, तो जी वैल्यू कौन सी डेट पर देखी जाती है, 1/4/2001। इस डेट पर हम मान के चलते हैं एसेट की वैल्यू 100। अब इसके बेसिस पर हम देखते हैं कि क्या इन्फ्लेशन का इफेक्ट रहा, राइट।
तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, वो कहता है जी ये बेस ईयर के बेसिस पर ही कैलकुलेट किया जाता है मामला। ठीक है, अगर आपने कोई भी एसेट एक्वायर कर रखी है बिफोर दिस डेट, तो जी लो ने हमें ऑप्शन दी, कहता है इन जनरल। ऑप्शन क्या है? कहता है स्पेसिफिक केस के अंदर हमें देखना है और जनरल केस के अंदर। जनरल आपको माइंड में क्या रखना है कि अगर कुछ भी आपने एक्वायर किया है बिफोर दिस डेट, तो लो ने कहा जी एसएससी के पास ऑप्शन है, या तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर करे एसएससी, या फिर इस डेट पे जो फेयर मार्केट वैल्यू थी एसेट की उसे कंसीडर कर सकता है एसएससी। अगर इस डेट पर फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल थी और आप ये प्रूव कर सकते हो जी जब मैंने एक्वायर किया था तो मैंने लेट्स से 1999 में एक्वायर किया था, और जो मैंने एक्वायर किया था उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को ये थी, तो आपको एक ऑप्शन दी गई कि जी आपके लिए जो बेनिफिशियल है दोनों में से कोई भी एक अडॉप्ट कर सकते हो। हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितनी ज़्यादा आप शो करोगे तो कैपिटल गेन उतना ही कम शो कर सकते हो, और कैपिटल गेन जितना कम शो करोगे उतना ही आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। मान के चलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में मतलब कंसीडरेशन, वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मैं लेके चल रहा हूँ 10 लाख, और मैं कह रहा हूँ जी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख, तो गेन कितना है 9 लाख, इसके ऊपर टैक्स पे करना है। अगर मैं कह रहा हूँ जी कंसीडरेशन 10 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख, तो गेन कितना हो गया 8 लाख, इसके ऊपर टैक्स पे करना है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितनी ज़्यादा होगी कहता है टैक्स उतना ही कम पे करना पड़ेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको लेकर चलना है या फिर फेयर मार्केट वैल्यू लेकर चलना है एज ऑन 1/4/2001 विच इज़ बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब क्या है? जो हायर होगा उसे आप कंसीडर करेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। तो वेयर द एसएससी एक्वायर्ड एनी कैपिटल एसेट बिफोर 1/4/2001 किसी भी फॉर्म में आइदर बाय एनी मोड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1। सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 याद है ना? अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि इस सेक्शन का आपको मतलब सेक्शन याद रखना है। ये क्या है? जहां पर आपको पे नहीं करना पड़ता, आपके पास इन एनी अदर वे कोई एसेट आई है, मतलब पे नहीं करना पड़ा आपको, तो ये सेक्शन उसकी बात करता है। तो कहता है चाहे आपको पे करना पड़ा हो या ना पे करना पड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ही हैज़ ऑप्शन टू टेक आइदर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। ठीक, तो इस जनरल रूल को याद रखिए सबसे पहले तो कि हमारे पास ये ऑप्शन है कि अगर हमने कुछ भी एक्वायर कर रखा है, किसी भी मोड में एक्वायर कर रखा है कुछ भी बिफोर 1/4/2001, तो जी हमारे पास ऑप्शन है कि हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या तो एक्चुअल ले सकते हैं, एक्चुअल में जो हमने पे किया है, या फिर अगर हमने सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 में जो मोड स्पेसिफाइड है उस मोड में एक्वायर किया है तो जो प्रीवियस ओनर ने पे किया है एक्चुअल ले सकते हैं, या फिर हम फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है जी। दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ डेप्रीशिएबल एसेट्स, गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, टेनेंसी राइट, रूट परमिट और राइट टू मैन्युफैक्चर गुड्स वेदर सेल्फ जनरेटेड और परचेज। तो यहाँ स्पेसिफिकली कह दिया कि ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन इन केसेस में अवेलेबल नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा? स्पेसिफिक केसेस। स्पेसिफिक केसेस का मतलब डेप्रीशिएबल एसेट्स हो गया, गुडविल हो गया, ठीक है, ब्रांड हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, टेनेंसी राइट्स हो गए, या फिर राइट टू डू बिजनेस हो गया। तो इन केसेस के अंदर कहता है जी आपको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही लेनी है। यहां पर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ गुडविल, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम। अब बट ऑब्वियस सी बात है, बिफोर वाला तो हमने कंसीडर कर लिया कि अगर हमने कुछ भी एक्वायर कर रखा है बिफोर 1/4/2001, वो तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, जो हमने एक्वायर किया आफ्टर 1/4/2001। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट बीइंग गुडविल ऑफ अ बिजनेस और ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम या राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस, प्रोसेस एनी आर्टिकल या थिंग, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, टेनेंसी राइट, स्टेज कैरेज परमिट, या फिर लूम आवर्स। लूम आवर्स क्या आते हैं कि कितने घंटे आप मशीन चला सकते हो, उसका परमिट, राइट। तो इस टाइप की कोई भी चीज़ है, तो इन केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट बाय द एसएससी बाय परचेज, जहां पर आपने इनमें से कुछ भी खरीदा है फ्रॉम द प्रीवियस ओनर, जैसे कि गुडविल आपने परचेज किया है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक परचेज्ड गुडविल। मैंने कोई बिजनेस परचेज किया, बिजनेस एक्चुअल में कितना था, कितने का था, लेट्स से 1 करोड़ का, फिर भी मैं उस बिजनेस के नाम के 2 करोड़ दे रहा हूँ। किस लिए? 1 करोड़ तो मैं एसेट्स के नाम के और बाकी का 1 करोड़ रुपए गुडविल के नाम का, तो यहाँ पर मैंने गुडविल परचेज की है। तो इसी तरह गुडविल परचेज की जा सकती है या खुद से जनरेट की जा सकती है। तो जो पहला केस दिया जा रहा है वो क्या कह रहा है, आपने इनमें से कुछ भी अगर परचेज किया फ्रॉम द प्रीवियस ओनर, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, कहता है जी परचेज प्राइस, सिंपल सी बात है। अब दूसरी चीज क्या कह रहा है, कहता है जी जहां पर आपने परचेज नहीं किया, आपको प्रीवियस ओनर से मिला है, सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 में जो हमने केसेस पढ़े थे, तो 1 to 4 HUF का पार्टीशन हुआ है, उसके अंदर आपको कुछ मिला है, गिफ्ट के फॉर्म में मिला है, विल में मिला है जी आपको, बाय सक्सेशन, इनहेरिटेंस या फिर डिवोल्यूशन, ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, ऑन द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो अगर इस तरह से कुछ भी आपको मिला है तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या कंसीडर किया जाएगा, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। और अगर प्रीवियस ओनर ने पे किया है तो, अगर प्रीवियस ओनर ने भी पे नहीं किया तो कॉस्ट क्या है, निल। अगर किसी ने भी पे नहीं कर रखा तो कॉस्ट क्या है, निल। अच्छा, अगर सेल्फ जनरेटेड है तो उस केस में कॉस्ट क्या लेके चलना है, निल। तो कुल मिला के आपको माइंड में क्या रखना है, कहता है जी इन केसेस के अंदर हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तभी कंसीडर कर सकते हैं जब एक्चुअल में जेब से पैसा गया हो, चाहे वो पैसा एसएससी की जेब से जा रहा है, चाहे वो पैसा प्रीवियस ओनर की जेब से जा रहा है। अगर जेब से पैसा नहीं गया, सेल्फ जनरेटेड है, तो चाहे प्रीवियस ओनर की जेब से भी नहीं गया, आपकी जेब से भी नहीं गया, तो निल। अगर सेल्फ जनरेटेड है आपकी अपनी, तो भी निल। ठीक है जी। वेयर द कैपिटल एसेट बीइंग द गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिडक्शन ऑन द अकाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन, जहां पर आप पीजीबीपी में डेप्रीशिएशन क्लेम कर चुके हो, हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय द एसएससी इन एनी प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर, कमेंसिंग ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2021। क्या कह रहा है जी, कहता है असेसमेंट ईयर कब से कमेंस हो रहा है, 1 अप्रैल 31 मार्च 2022। तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से देखिए, असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2021, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कंसीडर करना है, प्रीवियस ईयर। लो जी, प्रीवियस ईयर कंसीडर कर लिया। इससे पहले वाले किसी प्रीवियस ईयर में या ईयर्स में गुडविल के नाम का आप डेप्रीशिएशन क्लेम कर चुके हो। ये इंटेंजिबल एसेट है। अगर पीजीपी वाली क्लास याद है तो इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर कितना डेप्रिशिएशन, फ्लैट 25%। तो मतलब डेप्रिशिएशन अलाउड होता है। कब अलाउड होता है, जब आपने गुडविल परचेज कर रखी होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल के ऊपर डेप्रिशिएशन अलाउड नहीं होता, लेकिन अगर आप परचेज कर रखी है तो डेप्रिशिएशन अलाउड होता है।
तो फिलहाल ये बात इतनी कह रहा है, ठीक है। आ जाइए जी, कहता है प्रोविजन ऑफ सब क्लोज 1 and 2 shall apply with the modification that the total amount of depreciation obtained by the assessee before the assessment year commencing this shall be reduced from the amount of the purchase price। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या कंसीडर की जाएगी? बड़ी सिंपल सी बात कही इन्होंने, बस कहने का तरीका घुमा फिरा के इसलिए था क्योंकि इसको अभी न्यूली इंक्लूड किया गया है। बात बड़ी सिंपल सी है, अगर डेप्रीशिएबल एसेट है आपकी गुडविल, डेप्रीशिएबल एसेट कब होगी? जब आपने परचेज की थी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो डेप्रीशिएबल एसेट नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर डेप्रीशिएबल एसेट है आपकी गुडविल, मान के चलिए आपने गुडविल परचेज की थी 10 लाख की, ठीक, जिसके ऊपर आपने डेप्रीशिएशन क्लेम किया। लो जी, कब क्लेम किया? 2017-18 में, ठीक है। वैल्यू क्या रह गई? फिर आपने इसका 25% डेप्रीशिएशन क्लेम किया, फिर आपने इसका और दोबारा से जो भी वैल्यू आई उसका 25% डेप्रीशिएशन क्लेम किया। तो इसका मतलब 2020-21 से पहले आप 3 साल से डेप्रीशिएशन क्लेम करते आ रहे हो इस गुडविल के ऊपर। कहता है जितना आप डेप्रीशिएशन क्लेम कर चुके हो उसको रिड्यूस करके आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर कीजिएगा। आप ये मत मान के चलिएगा आपको ये एसेट 10 लाख की पड़ी थी, जितना आप डेप्रीशिएशन क्लेम कर चुके हो उसे लेस कीजिए और जो अमाउंट आएगा दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और अगर डेप्रीशिएबल एसेट देखें तो हर केस में यही होता है एक्चुअल में, राइट। चलिए जी, दोबारा से अगर इसके अंदर किसी भी तरह का कोई डाउट हो, अभी तक हमने सिंपल सी चीज़ डिस्कस की है कि या तो आपने एसेट एक्वायर की होगी, या तो आपने एसेट एक्वायर की होगी बिफोर 1/4/2001 या आपने एक्वायर की होगी आफ्टर 1/4/2001। हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की अभी तक बात नहीं की हमने, राइट। हमने कहा जी जब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर आपने एसेट एक्वायर करी है बिफोर 1/4/2001, हमने कहा जी आपको 2 ऑप्शन मिलेगी आपको, या तो आप एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर कर सकते हैं या फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं एज ऑन इन जनरल। स्पेसिफिक केस भी हमने देखे कि जी इन स्पेसिफिक केसेस के अंदर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब इन केसेस के अंदर आपको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर करना है, ठीक है जी। फिर हमने कहा जी अगर आपने एसेट एक्वायर करी है यहाँ पर आफ्टर, तो उस केस के अंदर आपको क्या देखना है? अब हम स्पेसिफिक केसेस देख रहे हैं। उन स्पेसिफिक केसेस के अंदर सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? कुछ इनटेंजिबल एसेट्स की बात की जा रही है स्पेसिफिक केसेस में। कौन से इनटेंजिबल एसेट्स की? इनटेंजिबल एसेट्स की बात की जा रही है। बेसिकली आप गुडविल कह सकते हैं, ट्रेडमार्क कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कह सकते हैं, अलॉन्ग विद लाइसेंस। अगर आपने परचेज कर रखा है तो ये क्या है? सारे लाइसेंस ही तो है। राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस या प्रोफेशन लाइसेंस है, राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस या फिर प्रोसेस एनी आर्टिकल लाइसेंस है, टेनेंसी राइट लाइसेंस है एक तरह का, राइट। लूमार्स लाइसेंस है, कितने घंटे आप मशीन चला सकते हो। तो हम लाइसेंस की बात कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, तो वो केस हमने अभी तक देखा है। इन्होंने बड़ी सिंपल सी बात कही कि भैया एक्चुअल में अगर इसके लिए आपने पे किया है तो परचेज प्राइस शैल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर आपने पे नहीं किया, प्रीवियस ओनर से एक्वायर किया है और प्रीवियस ओनर ने पे किया है, तो जो प्रीवियस ओनर ने पे किया है दैट शैल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर प्रीवियस ओनर ने भी कुछ पे नहीं किया तो निल। अगर आपने सेल्फ जनरेट किया है इनमें से किसी भी एसेट को तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल, राइट। आप ये नहीं कह सकते कि देखिए जी मैंने गुडविल बनाने के लिए इतनी मेहनत करी है, इतना खर्चा किया है, कहता है लेकिन अगर सेल्फ जनरेटेड है, परचेज नहीं किया आपने, तो कॉस्ट निल लेकर ही चलेंगे।
उसके अलावा जी गुडविल को लेकर स्पेसिफिक इन्होंने एक प्रोविज़न डाल दिया कि भैया अगर आपने गुडविल परचेज किया था, आपने गुडविल परचेज किया था इस प्रीवियस ईयर से पहले, उस गुडविल के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है, तो भैया परचेज अमाउंट में से डेप्रिसिएशन जो क्लेम कर चुके हैं उसे लेस कर दीजिए, बचा हुआ क्या मान के चला जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने कहा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स या सिक्योरिटीज इन राइट इशू या बोनस इशू। आ जाइए जी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन रिलेशन टू ओरिजिनल शेयर्स और एनी अदर सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच एसएससी बिकम एंटाइटल्ड टू एनी एडिशनल शेयर और अदर सिक्योरिटीज। तो मेरे पास 100 शेयर्स थे जिसके बेसिस पर राइट इशू में मुझे 100 शेयर्स और मिले। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्चुअल प्राइस पेड, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये जो राइट इशू वाले शेयर्स हैं एक्चुअल प्राइस पेड। बड़ी सिंपल सी बात है। मीन्स द अमाउंट एक्चुअली पेड फॉर एक्वायरिंग ओरिजिनल शेयर्स। अगर राइट इशू की हम बात करें तो कहता है वो भी एक्चुअल। अच्छा, राइट टू रिनाउंस, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि भैया मेरे पास तो 100 शेयर्स हैं जिसके बेसिस पर मुझे राइट मिला कि मैं चाहूं तो 100 शेयर्स और सब्सक्राइब कर सकता हूं राइट इशू में, और मेरे पास एक्चुअल में ये शेयर सब्सक्राइब करने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास शेयर्स परचेज करने के लिए पैसे नहीं है, तो मुझे राइट मिलता है कि मैं चाहूं तो इसे रिनाउंस भी कर सकता हूं। तो राइट ऑफ रिनाउंसिएशन होता है मेरे पास, मैं इसको रिनाउंस कर देता हूं अपने ब्रदर को, मेरा ब्रदर परचेज करता है ये शेयर्स, राइट। तो लॉ ने कहा जी ये जो राइट है आपका, राइट टू रिनाउंस, इवन दिस इज ऑल्सो कैपिटल एसेट, और जो आप अर्न करेंगे दैट शैल बी कैपिटल गेन। तो जी मैंने लास्ट एग्जांपल लिया था शायद कि 3 रुपीज़ पर शेयर मैंने राइट अपना रिनाउंस कर दिया, राइट। तो मुझे मिल क्या रहा है, कहता है जी कंसीडरेशन क्या है, लेट्स से 100 शेयर्स मैंने रिनाउंस कर दिए, तो कंसीडरेशन क्या है। अब इसके अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, कहता कुछ भी नहीं, कंपनी ने मुझे ये राइट देने के नाम का मुझसे कुछ लिया थोड़ी ना था। कंपनी ने मुझे कहा कि जी ठीक है आपके पास हमारे 100 शेयर्स है, राइट इशू के अंदर आप 100 शेयर्स और चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझसे एक्चुअल में कंपनी ने कुछ लिया थोड़ी ना था। कंपनी ने मुझे कहा कि अगर आप खुद नहीं लेना चाहते तो आप किसी और को रिनाउंस भी कर सकते हैं अपना ये राइट। तो जी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, तो ये सारा का सारा मेरा क्या हो जाएगा, और जनरली 15 से 30 डेज के बीच में ये सारा प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है। तो ये इस टाइप का जो कैपिटल गेन होगा जो रिनंशिएशन पर मुझे हो रहा है, ये हमेशा क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऐसे राइट को रिनाउंस करने की क्या है, निल। आ जाइए जी, राइट इशू में जो मुझे सिक्योरिटीज मिलेगी उसके लिए जो मैं एक्चुअल अमाउंट पे करूंगा, एक्चुअल अमाउंट जो पे करूंगा, खत्म होगी बात। बोनस इशू के अंदर जो मुझे सिक्योरिटीज मिल रही है, क्या मुझे कुछ पे करना पड़ रहा है, द आंसर इज नो। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेके चलूंगा, निल, ठीक है। अगर मान के चलो बोनस शेयर्स मुझे मिल रहे हैं यहां पर बिफोर 1/4/2001 मुझे बोनस शेयर्स मिले थे, तो लोगों ने कहा जी देखिए आपकी मर्जी है, चाहे तो आप एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लीजिए, चाहे फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 लीजिए। अगेन मेरे पास ऑप्शन आ गई, चाहे तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लूं। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, बोनस शेयर्स के केस में एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, निल। तो चाहे तो मैं निल लूं या फिर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 in relation to shares or other securities received in the form of bonus issue before 1/4/2001।
कहता है मे बी टेकन टू बी नील और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी। ठीक है जी। अच्छा, जिसके फेवर में मैंने ये रिनाउंस किए थे उसको तो भैया कंपनी को भी पैसे देने हैं शेयर्स परचेज करने के लिए, तो जी प्लस 3 रुपये मुझे भी देने हैं क्योंकि मैंने अपना राइट उसे अनाउंस किया है। तो प्राइस पेड फॉर रिनंशिएशन ऑफ राइट। तो एक्चुअल में उसकी जेब से खाली शेयर का प्राइस तो नहीं जा रहा, ये भी जा रहा है। तो लो ने कहा जी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन दोनों को ऐड करके निकाला जाएगा। एग्रीगेट of the amount of purchase price paid by him to the person renouncing such right and the amount paid by him to the company for acquiring such shares or any other securities। ठीक है जी। where the cost for which previous owner acquired the property cannot be ascertained, तो cost of acquisition to the previous owner means fair market value। कहता है जहां प्रीवियस ओनर ने कितने में परचेज किया था ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो जब प्रीवियस ओनर ने परचेज किया था तब फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी आप वो देख लीजिए। ऑन द डेट ऑन विच एसेट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रीवियस ओनर। ठीक है जी। आ जाइए, अब हम कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक केसेस के अंदर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सबसे पहली चीज़ याद रखिए कि अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट हुई है इस ड्यूरेशन में, बिफोर वाले ड्यूरेशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट हुई है इस ड्यूरेशन में, तो भैया कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या मान के चली जाएगी, तो बिफोर वाले पीरियड में अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट की गई थी चाहे बाय द एसएससी या बाय द प्रीवियस ओनर जिससे एसएससी ने लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू शैल इग्नोर दिस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो इस लाइन को बड़ी सिंपल वे में नीचे लिख दिया गया है, एनी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट डन बिफोर 1/4/2001 शैल बी कंप्लीटली इग्नोर्ड इन एवरी केस। माइंड यूज नहीं करना। ठीक है जी। आ जाइए जी। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट बीइंग द गुडविल ऑफ द बिजनेस और राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग और राइट टू कैरी ऑन द बिजनेस शैल बी। कहता है गुडविल के केस में या फिर जो आपने लाइसेंस लिया है, लाइसेंस टू कैरी ऑन द बिजनेस, लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस या प्रोसेस आर्टिकल, उनमें इम्प्रूवमेंट थोड़ी ना होती है। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या लेके चली जाएगी, हर बार नील, चाहे आपने कितना भी पैसा खर्च किया हो। आप इनकम टैक्स अथॉरिटीज को कह रहे हैं देखिए जी गुडविल बनाने के लिए मैंने इतनी एडवर्टीजमेंट करी, इतने पैम्पलेट छपवाए, कस्टमर्स को इतना डिस्काउंट दिया, इतने महंगे महंगे मैंने लेबर रखी, इतनी साफ सफाई रखी। कहता है भैया गुडविल की इम्प्रूवमेंट नहीं होती है, और होती है तो सेल्फ जनरेटेड होती है, जिसके लिए हम कोई वैल्यू कंसीडर नहीं करके चलेंगे। ठीक है जी। इन रिलेशन टू एनी अदर कैपिटल एसेट वेयर द कैपिटल एसेट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रीवियस ओनर और द एसएससी बिफोर 1st day of April 2001। ठीक, means all expenditure of capital nature incurred in making any additions or alterations to the capital asset on or after the said date, on or after the said date। तो इसी पॉइंट को मैंने बड़ा क्लियर कट यहाँ पर लिख दिया है। इसका मतलब अगर बिफोर 1st day of April 2001 कोई खर्चा हुआ है इम्प्रूवमेंट में तो कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ कौन सा खर्चा कंसीडर करना है, ऑन और आफ्टर द सेट डेट। ठीक है जी। वेयर द कैपिटल एसेट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी बाय एनी मोड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49 सबसेक्शन 1, ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर इनकर्ड इन मेकिंग एनी एडिशन या अल्ट्रेशन टू द कैपिटल एसेट बाय प्रीवियस ओनर। प्रीवियस ओनर से आपने लिया है, आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है। प्रीवियस ओनर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी क्या कंसीडर करते हैं हम, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू द प्रीवियस ओनर, सिंपल सी बात है।
तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर कुछ बियर किया है प्रीवियस ओनर ने तो वही कंसीडर करेंगे, लेकिन ऑन और आफ्टर 1/4/2001। उसके अलावा इन्होंने कहा कि अगर कैपिटल एसेट है बीइंग द लैंड और बिल्डिंग और बोथ, तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या कंसीडर की जाएगी एज ऑन 1st day of April 2001। हमने कहा ना फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हो, लेना चाहो तो क्या कंसीडर की जाएगी, कहता है शैल नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वेयर एवर अवेलेबल ऑफ सच एसेट एज ऑन 1st day of April 2001। तो जी जब हम यहाँ पर बात करते हैं फेयर मार्केट वैल्यू लेने की, तो प्रोविज़न ऐड कर दिया गया कि जब हम लैंड की बात करते हैं, बिल्डिंग की बात करते हैं या बोथ, तो भैया इनकी रजिस्ट्रेशन होती है जिसके लिए स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। स्टैम्प ड्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वैल्यूएशन करनी पड़ती है और उस वैल्यू के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे की जाती है। तो फेयर मार्केट वैल्यू शैल नॉट एक्सीड दिस वैल्यू विच इज फॉर द पर्पस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। हाँ जी, बाकी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में और कुछ दिमाग में रखने की बात नहीं है, बस इतनी सी चीज़ याद रखने की बात है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हुई है उसे कम्प्लीटली इग्नोर किया जाएगा, और यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आपकी लगी है, चाहे आपकी जेब से लगी है चाहे प्रीवियस ओनर की जेब से लगी है, अगर प्रीवियस ओनर से आपने फ्री ऑफ कॉस्ट वो एसेट एक्वायर करी है तो दैट इज़ अलाउड। सिंपल, ठीक है जी। अच्छा, अगर हमें किसी एक्सपेंस का डिडक्शन किसी और हेड में मिल गया, कहता है चाहे वो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ की बात करें, इनकम ऑन हाउस प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी एक्सपेंस का डिडक्शन किसी और हेड में हम ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं, फिर उस एक्सपेंस को कैपिटल गेन में कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसका डिडक्शन ऑलरेडी आप किसी और हेड में क्लेम कर चुके हैं किसी भी प्रीवियस ईयर में। बताइए जी, अगर कोई डाउट हो तो। इन्होंने यहां स्पेसिफिक केसेस दे रखे हैं, जनरल केसेस आपको पता है। जनरल केसेस क्या देखने हैं हमने, सिंपल इतनी सी चीज़ देखनी है कि भैया बिफोर है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आपके पास ऑप्शन है, आफ्टर है तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बिफोर है तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निल, आफ्टर है तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ठीक है जी। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि अगर आपकी एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो भैया इंडेक्सेशन इज अलाउड। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मेन चीज़ क्या है, आप इसको याद रखेंगे। सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 किसके बारे में बात करता है, इंडेक्सेशन। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48। जैसे मैंने कहा सेक्शन 49(1) को याद रखेंगे, वैसे ही इस सेक्शन को भी याद रखेंगे। आपको डायरेक्टली ये चीज़ कहा जा सकता है तो समझ लीजिएगा कि ये इंडेक्सेशन की बात की जा रही है, ठीक है जी। तो इंडेक्सेशन में मेन चीज़ क्या है, अगर एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जी ये हमारा बेस ईयर है 2001, ये डेट है, सिंपल सी चीज़। तो इंडेक्सेशन किस बेसिस पर, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के बेसिस पर। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। हैविंग रिगार्ड टू 75% ऑफ एवरेज राइज इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन म्यूचुअल एम्प्लॉइज फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। ठीक, ये जो चीज़ें मैंने हाईलाइट करी है ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये जो सीआईआई बनता है वो किस बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। महंगाई जो हो रही है किससे पता चलती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उस महंगाई का लगभग 75% लेके चला जाता है इस इंडेक्स को बनाने के लिए, ठीक है जी। आपको मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि भैया इसको यूज़ कैसे करना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट अगर हमें इंडेक्सेशन करनी है तो देखिए फॉर्मूला क्या दे रखा है, CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र। तो ईयर ऑफ ट्रांसफ़र मान के चलते हैं जी हमारा
2021 2021, चलो लास्ट यहाँ तक ले रखा है। CII क्या है? 301। एक्वायर कब किया था जी हमने एसेट को? लेट से मान के चलते हैं 16-17 में। 16-17 का CII क्या है? 264। इनटू में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बड़ी सिंपल सी बात है। लेट से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी? 1 लाख। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जब हमने एसेट एक्वायर की थी 16-17 में, तब 1 लाख रुपए की एक्वायर की थी। आज जब हम एसेट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं 2021 में, तो 1 लाख की कीमत 1 ही लाख थोड़ी ना है। उस वक्त के 1 लाख की कीमत आज क्या होगी? उस वक्त जो 1 लाख में आ जाता था, आज वो कितने रुपए में आएगा? ठीक है, तो आप इसको सिंपली इंटू 1 लाख कर लीजिए। आपके पास क्या आ जाएगी? आज के डेट के हिसाब से हम क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर करेंगे, राइट? तो कैलकुलेट करके देखें। $301 डिवाइडेड बाय 264 इंटू में 1 लाख, 144,015 तो कहने का मतलब ये है, मान के चलिए आज मैं इस एसेट को बेच रहा हूं 5 लाख का। अगर हम ये इंडेक्सेशन नहीं करते तो मैं क्या लिखता? कंसीडरेशन क्या है जी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है जी? कैपिटल गेन क्या है जी? अगर मैं इंडेक्सेशन कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट को कि भैया जब मैंने ये एसेट परचेज की थी उस वक्त 1 लाख की परचेज की थी, उस वक्त के 1 लाख क्या आज भी उतनी ही वैल्यू रखते हैं? उस वक्त जो 1 लाख में आता था, आज वो कितने में आएगा वो कंसीडर कीजिए आप। क्योंकि जब हम कंसीडरेशन देख रहे हैं, सेल प्राइस देख रहे हैं, तो वो आज का देख रहे हैं, तो परचेज प्राइस भी आज के हिसाब से देखिए। तो इसलिए इंडेक्सेशन कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर क्या लिखूंगा? आफ्टर इंडेक्सेशन 114,015, जिसकी वजह से मेरा कैपिटल गेन कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा जी? 1 लाख माइनस कर देंगे तो सर 14,015 रुपये आएगा। तो कैपिटल गेन 385,985। तो इसका मतलब मुझे कम टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इंडेक्सेशन का मुझे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी। आप या तो ईयर ऑफ एक्विजिशन ले सकते हैं, या फिर अगर आपने 2001 से पहले परचेज कर रखा है, 1/4/2001 से पहले, तो आप अपनी मर्जी से भाई फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हैं। तो जब फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे एज ऑन 1/4/2001, तो उस केस में CII क्या लेंगे? बेस ईयर का CII लेंगे ना। जब हम ये डेट ले रहे हैं कि हम तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 लेंगे, तो इसका ही तो CII कंसीडर किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मान के चलते हैं कि जी हमने एसेट परचेज की थी 1999 में। एसेट परचेज की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख। हम इस एसेट को बेच रहे हैं 2021 में, ये प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब कितने की बेच रहे हैं? लेट से 20 लाख की।
बाकी सारे खर्चों को इग्नोर कर दिया, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, कुछ नहीं, हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देख रहे हैं जी। तो लो ने कहा जी आप देखिए एक्चुअल जिस ईयर में आपने एक्वायर किया था उस ईयर में कितने का एक्वायर किया था आप वो देख सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन अब जी मान के चलिए फेयर मार्केट वैल्यू है 2 लाख। लो ने कहा आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो मैं ज़्यादा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लूँगा, तो मैं क्या लूँगा 2 लाख है जी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू में कब सेल कर रहे हैं 2021 में, तो CII क्या है 301 अपॉन में ईयर क्या है बेस ईयर, जिस ईयर की वैल्यू ले रहे हैं वो क्या है तो क्या आएगा जी मेरा आंसर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आ गई 6,02,000 रुपये। अगर इंडेक्सेशन नहीं होता तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहती 2 लाख रुपए। ठीक है, अगर मान के चलिए फेयर मार्केट वैल्यू मार्केट में उस वक्त कहता है जी डिप्रेशन आ गया था, तो फेयर मार्केट वैल्यू कम हो गई एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से भी, कितनी रह गई 80,000। लो ने कहा आपकी मर्जी, आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लीजिए या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 लीजिए। तो मैंने कहा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लूँगा, तो लो जी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लिया मैंने। अब लो ने कहा क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो आप इंडेक्सेशन का प्रिविलेज ले सकते हैं। तो मैंने कहा जी ये 1999 की तो आपने दे नहीं रखी CII, क्योंकि बेस ईयर ही 2001 था, तो लो ने कहा जी बेस ईयर 2001 ही लेके चलिए, चाहे आपने एसेट एक्वायर की थी 1999 में, और आप अपनी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट कर लीजिए। सिंपल सी बात। ठीक है जी। सिमिलरली आप कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर लॉन्ग टर्म है तो वहां पर भी आप इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ले सकते हैं, सेम चीज है। एक बार ये फिर से समझा देंगे क्या चीज भाई, अगर आप यहां हम एग्जांपल ले रहे हैं कि आपने एक्वायर कब किया था 1999 में एक्वायर किया था, राइट। तो लो ने कहा चाहे आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लीजिए या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 लीजिए, आपकी मर्जी है। दोनों ही केस के अंदर हमारे पास 2001 से पहले का तो CII अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि बेस क्या लेके चल रहे हैं बेस ईयर, अब हम 2001 CII क्या लेके चल रहे हैं बेस ईयर का 100। तो चाहे ये ले चाहे ये ले, हमें CII बेस ईयर का लेना पड़ेगा, दैट इज 100। तो ऊपर वाले केस में भी मैंने 100 लिया, नीचे वाले केस में भी 100 लिया। तो सर 20 लाख माइनस 6,02,000 हाँ। तो आएगा वो कैपिटल गेन हो जाएगा। दैट इज कैपिटल गेन। ठीक है जी। पहले यहां तक बताइए, कोई डाउट हो तो। अगर हम आपकी बुक देखते हैं ट्रांसफ़र हो गया, कैपिटल सेक्शन 45 के प्रोविजंस हम देख चुके हैं, 46 ये रहा मोड ऑफ कंप्यूटेशन सेक्शन 48, राइट। तो इसके अंदर हमें CII 21-22 की दे रखी है 317। तो मैं नोट्स में ऐड कर दूँ अपलोड करने से पहले, आप भी याद रखिएगा 317। ठीक है जी।
तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है हमारे पास, ये याद करना पड़ेगा। नहीं याद नहीं करना पड़ेगा, आपको देंगे, लेकिन अगर आप ये सोचो कि आपको 2001-2 का देंगे तो वो नहीं देंगे, वो बेस ईयर है, तो CII 100 याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह 2020-21 का याद रखिएगा, 301 है। 2021-22 का याद रखिएगा, 317 है। ये हो सकता है ना दे, बाकी अगर बीच का कोई ईयर का सम देंगे तो वो आपको बताया जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, मिस्टर नागेंद्र कुमार कन्वर्ट्स हिज कैपिटल एसेट एक्वायर्ड फॉर एन अमाउंट 1,25,000 इन 2005-06 into stock in trade in the financial year 16-17। तो जी यहाँ पर और इसको बेचा गया 21-22 में, एक्वायर्ड, फिर एज स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट किया गया 2016-17 में, और फिर यहां पर कहता है जी बेच दिया गया, ठीक है। क्या ये ट्रांसफर है? द आंसर इज यस। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड क्या ट्रांसफर है? हमने पढ़ा जी ट्रांसफर में कंसीडर किया जाता है। तो जी यहां पर क्या वैल्यू कंसीडर की जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या कंसीडर की जाएगी? कहता है एक्चुअल अवेलेबल नहीं है तो फेयर मार्केट वैल्यू। अगर एक्चुअल अवेलेबल नहीं है तो फेयर मार्केट वैल्यू। दोबारा से पढ़ा दूं, जिस भी केस में एक्चुअल वैल्यू अवेलेबल नहीं होती कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, उस केस में फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक, जनरल रूल देख रहे हैं अभी हम। यहां पर अगर हम कन्वर्टेड की बात करें कि जब उसे कन्वर्ट किया गया तो उसकी क्या वैल्यू कंसीडर की जाएगी? क्या मान के चला जाएगा कितने में ट्रांसफर किया है? मैंने अपने ही स्टॉक इन ट्रेड, अपनी ही एसेट को कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में, मतलब मान के चला जाएगा मैंने अपनी ही एसेट अपने बिजनेस को सेल कर दी, तो भैया क्या कंसीडरेशन मान के चली जाएगी? जब मैं लिख रहा हूं क्लियर कट डीम्ड कंसीडरेशन, तो इसका मतलब जो हमने डीम्ड कंसीडरेशन के प्रोविजंस पढ़े थे उसके अंदर ये कवर हो रहा होगा। ये डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन के जो हमने प्रोविजंस पढ़े थे उसमें कवर हो रहा होगा। तो देखिए यहां पर कवर हो रहा है, कन्वर्जन बाय द ओनर ऑफ कैपिटल एसेट इनटू और इट्स ट्रीटमेंट बाय हिम एज स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है जी, तो क्या मान के चला जाएगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एज ऑन द डेट ऑफ सच कन्वर्जन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है जी? एक्वायर किया गया था 1,25,000 में, 1,25,000 था या हाँ 1,25,000। ठीक है जी, फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है? फेयर मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी। फेयर मार्केट वैल्यू तो होनी चाहिए। इट इज टू बी नोटेड दैट, आपकी बुक में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में फेयर मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई, सेल प्राइस दे रखा है 10 लाख।
तो क्वेश्चन में इन्होंने फेयर मार्केट वैल्यू कहाँ से उठाई? कोई मानेंगे ना, 10 लाख कोई मानेंगे ना। 10 लाख फेयर मार्केट वैल्यू नहीं है। 10 लाख पे तो उसने 2021-22 में सेल किया है, ध्यान दीजिए, मतलब एज बिजनेस एसेट। इसे ध्यान दीजिए, एज बिजनेस एसेट उसने सेल किया है 21-22 में। बिजनेस के अंदर कब उसने ली थी एसेट को? 2016-17 में, राइट। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले निकाले तो कि कितने में बिजनेस को पड़ी, तो डीम्ड कंसीडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू ये क्वेश्चन में दिया होना चाहिए था, नहीं दिया। इन्होंने क्या किया है? It is to be noted that when the owner of the capital asset convert it into the stock in trade, the capital gain arises in the year of such conversion। वो तो ठीक है, लेकिन आपने लिया क्या है? अब इन्होंने क्वेश्चन में नहीं दे रखा, लेकिन आंसर में इन्होंने फेयर मार्केट वैल्यू देखो यहाँ कंसीडर कर लिया। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन 7,50,000 इन्होंने अपने आप ही कंसीडर कर लिया, क्वेश्चन में नहीं दे रखा। चलो जी, हमारा मोटिव सोल्व हो रहा है, हमें मिल गया फेयर मार्केट वैल्यू। अब ध्यान से देखें, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन में, कि यहां पर जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा? कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस। और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट है, राइट। जनरल का मतलब जहां पर होल्डिंग पीरियड मोर देन 36 मंथ्स होता है, तो यहां पर एसेट का नाम तो लिखा नहीं हुआ, तो हम जनरल मान के चलेंगे। मोर देन 36 मंथ्स, मोर देन 3 ईयर्स, तो दिखाई दे रहा है साफ साफ मोर देन 3 ईयर्स है, 3 ईयर्स, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर किया जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक। तो ये जो डिफरेंस आएगा ये क्या आएगा? कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस। लेकिन ये जो डिफरेंस आएगा ये क्या आएगा? बिजनेस या बिजनेस लॉस। बात समझ में आ रही है? जब एसेट उसके बिजनेस में इंक्लूड हो गई, उसके बाद जो वो बेच रहा है 21-22 में, तो बिजनेस प्रॉफिट या बिजनेस लॉस होगा। लेकिन जब एसेट को एज स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट किया गया, तो अपनी एसेट वो अपने बिजनेस को बेच रहा है, अपनी कैपिटल एसेट अपने बिजनेस को बेच रहा है। बाद में जब ये यहाँ पर कन्वर्ट हुई तो कैपिटल एसेट थी, जब यहाँ बेची गई तो स्टॉक इन ट्रेड था। क्लियर है? तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन्होंने निकाला, ध्यान दीजिए कैसे निकाल लिया। 1,25,000 इनटू में क्या था? 2005-6 का हमारे पास CII क्या है? 117, ठीक। फिर बेचा कब इसे? बेचा कब? 16-17 में। तो 16-17 का CII क्या है? इन्होंने सेम ले रखा है CII, देखिए ध्यान से, सेम ले रखा है ना। तो इन्होंने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल ली, फेयर मार्केट वैल्यू से वो लेस कर दिया, हमारे पास क्या आ गया? कैपिटल गेन। तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये क्या है? ये कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस, ठीक है जी। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं चीज़ों को। कितने की पड़ी थी बिजनेस को? कहता है जी 7,50,000 रुपये की पड़ी थी। कितने की बिकी? 10 लाख की बिकी। तो बिजनेस इनकम क्या हो गई? 2,50,000 रुपये। और प्लीज़ बिजनेस इनकम के केस में कम से कम इंडेक्सेशन मत कर दीजिएगा, इंडेक्सेशन सिर्फ कैपिटल गेन के लिए अलाउड है। क्लियर है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखिए। मिस्टर
श्रीनिवासन परचेजेस 2000 इक्विटी शेयर्स इन ABC लिमिटेड फॉर NRI 50 पर शेयर। ठीक है जी, 2000 शेयर्स परचेज किए गए, 50 रुपये का एक शेयर है, ब्रोकरेज भी पे करी इन्होंने 1%, तो यहाँ हमारे पास एक्सपेंस भी है जी। ठीक है, इन February 1997, तो 1/4/2001 से पहले परचेज किए गए। फिर जी बोनस शेयर्स भी मिले इन सितंबर 2000, तो बोनस शेयर्स मिल गए, वो भी 1/4/2001 से पहले मिल गए। फिर दोबारा बोनस शेयर्स मिले इन सितंबर 2007, कितने 2200, फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है जी, एज ऑन 1 अप्रैल 2001 शेयर की। ठीक है, तो पहले टाइमलाइन देखते हैं, सबसे पहले कब परचेज किए, 2000 शेयर्स परचेज करे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी, ठीक है। फिर इन्होंने क्या, इन्हें मिले बोनस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी, फिर इन्हें दोबारा मिले बोनस शेयर्स। अच्छा, कितने मिले थे बोनस शेयर्स इन्हें, ये मिले थे 200। फिर इन्हें 2007 में दोबारा मिले बोनस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है जी, बोनस शेयर के केस में तो नील ही है, कितने मिले जी। अब इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेकर चला जाएगा, लो ने कहा क्योंकि आपको 1/4/2001 से पहले मिले हैं ये वाले शेयर्स भी और ये वाले शेयर्स भी, तो आपकी मर्जी, आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेके चलें या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 लेके चले। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है जी, 125 रुपये, तो बट ऑब्वियस सी बात, हम क्या लेके चलेंगे, कितने शेयर्स हैं, 2000 तो ओरिजिनल और 200 जो शेयर्स है बोनस शेयर्स। याद है ना, बोनस शेयर का भी हमने प्रोविजन पढ़ा था, अगर आपको 1/4/2001 से पहले मिले तो आप चाहे तो नील ले सकते हैं, चाहे तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 ले सकते हैं। तो हमने फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 ले लिया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितना ज़्यादा होगा, कहता है कैपिटल गेन उतना कम होगा। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 रुपये था, इसका भी हमने फेयर मार्केट वैल्यू ही कंसीडर कर लिया एज ऑन 1/4/2001। यहाँ पर जो है वो बोनस शेयर्स जो मिले वो नील, तो हमारे पास यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। इन बोनस शेयर्स के लिए हमें क्या वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी, नील। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक्चुअल में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, राइट। और इसकी तो नील है, तो कोई इंडेक्सेशन का चक्कर भी नहीं है, सिंपल सी बात है, राइट। आ जाइए जी, बेचे कब, जनवरी 2022 में। ही सेल्स ऑल द शेयर्स फॉर NRI 500 पर शेयर, ब्रोकरेज दी 2%, तो लेते हुए भी ब्रोकरेज दी थी 1% जब ओरिजिनल शेयर्स लिए थे 2000, और बेचते हुए सारे शेयर्स उसने बेच दिए तो ब्रोकरेज तब भी दी 2%। अब ध्यान से आंसर देखिएगा, ओरिजिनल शेयर्स कितने हैं जी, कहते हैं 2000। इन्होंने क्या किया, जो 1% ब्रोकरेज थी वो प्राइस में ही ऐड कर दी, तो उन्होंने प्राइस क्या ले लिया 50.5, टोटल ये हो गया, ठीक है जी। बोनस शेयर्स जो मिले प्रायर टू 1 अप्रैल 2001 200, प्राइस कुछ पे नहीं किया, टोटल, ठीक है जी, ठीक।
फिर बोनस शेयर्स जो आफ्टर 1 अप्रैल 2001 मिले, प्राइस क्या है, कुछ भी नहीं, जेब से कुछ नहीं गया, तो यहाँ पर टोटल में कुछ नहीं आएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडर, अच्छा इन्होंने ओरिजिनल का भी सिर्फ 85 रुपये लिया है, इन्होंने ओरिजिनल का फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लिया है। बोनस शेयर्स का इन्होंने फेयर मार्केट वैल्यू ले लिया है जी अपने एग्जांपल में, लेकिन ओरिजिनल का इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन दिस इज कंसीडर्ड। कंसीडर्ड किया क्या है इन्होंने, अच्छा बेवकूफ़ है ये, ऊपर इन्होंने 50 रुपये दिखा दिया, नीचे जब इंडेक्सेशन की बारी आई तो फेयर मार्केट वैल्यू ले लिया। ठीक है, इसे हम दोबारा देखते हैं जी। यहाँ तक क्लियर है कि ओरिजिनल शेयर हमें कितने के मिले, बोनस शेयर्स फ्री में मिले, बोनस शेयर्स फ्री में मिले। अब जी हमें कहा गया कि ओरिजिनल जो भी आपने एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बियर किया या तो वो कंसीडर कीजिए या फिर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 कंसीडर कीजिए। तो फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो हम वही कंसीडर करेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, राइट। तो ओरिजिनल शेयर थे 2000 प्लस जो बोनस शेयर्स प्रायर टू 1/4/2001 थे वो थे 200, सबका मिला के फेयर मार्केट वैल्यू ही कंसीडर करेंगे हम। जो बोनस शेयर्स थे आफ्टर 1/4/2001 उसकी कॉस्ट नील कंसीडर की जाएगी, बोनस शेयर्स हैं, राइट। तो ठीक है जी, अब हमारे पास कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, कहता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए इंडेक्सेशन किया जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, बेचा कब जा रहा है, सारे शेयर्स को, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो इंडेक्सेशन किया जाएगा। ठीक है जी, तो इनका इंडेक्सेशन करते हैं, इसकी तो जरूरत ही नहीं, इसकी तो वैल्यू नील है। इंडेक्सेशन कर रहे हैं तो जी देखिए हम बात कर रहे हैं कितना बैठेगा ये, $2,75,000 इसका इंडेक्सेशन करना है। कब बेचा जा रहा है, 2021-22 में, तो भैया फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन दिस ले रहे हैं तो नीचे क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास इनटू में 317 डिवाइडेड बाय 871750, यही इनकी वैल्यू होनी चाहिए 871750। ठीक, ये क्या आ गया हमारे पास, सारे शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्सेशन से आ गया हमारे पास, और इसका नील आना ही आना है। क्यों, क्योंकि ये कब मिले थे, कहता है जी आफ्टर 1/4/2001, और बोनस शेयर्स है तो नील। तो टोटल मिला के जो हमारे पास ये आया, ये सिर्फ इन शेयर्स के नाम का नहीं है, टोटल शेयर्स के नाम का, क्योंकि इसकी वैल्यू तो नील ही है ना। तो टोटल मिला के कितने शेयर्स के नाम का है। उसके अलावा जी इसके अंदर हमें ये तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया, उसके अलावा इसके अंदर जो एक्सपेंसेस थे वो ऐड कीजिए। एक्सपेंसेस कितने थे, इसने कहा जी जब परचेज किए थे 2000 शेयर्स परचेज किए थे, 50 रुपये का एक शेयर परचेज किया था, और 1% कमीशन दी थी, 1% दी थी ना कमीशन, हाँ 1% कमीशन दी थी। एक लाख का 1% 1000, तो एक्सपेंस क्या आ गया यहाँ पर, परचेज करते हुए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर ठीक, उसमें से जो हमने बेचा है उसे लेस कर देंगे, हो गया काम खत्म।
ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जो बेचा है उसे लेस कर देंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। निकाल ही लेते हैं ना। सेल कंसीडरेशन कितना है, कितने के बेचे थे शेयर्स? अरे हो जाए यार, 500 रुपये पर शेयर। क्या आ गया ये? 4400 इंटू में 500, 22 लाख। तो सेल कंसीडरेशन हो गया 22 लाख, जिसमें से 2% आप कमीशन घटा दीजिए। नेट सेल कंसीडरेशन हो गया हमारे पास 22 लाख माइनस में 44,000, 21,56,000। उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटा दीजिए। एट 71750, 1284। उसमें से 1,000 रुपये आपका जो उस वक्त खर्चा होता वो घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इन्होंने खर्चा नहीं घटा रखा, क्या लिखा हुआ है? The brokerage is netted against the costs and sale. ये बुक के क्वेश्चन आंसर्स में ना हमेशा ये दिक्कत होती है, ये हमेशा गलत देते हैं। खर्चा एक्चुअल में घटाया जाएगा ये 1,000 रुपये का भी। चलो क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया आपको। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, M and Sons HUF had purchased a land of Itana in 2002-3. In the previous year 6-7 a partition takes place and co-partner Mr. B gets this plot valued at 2 lakh. In 2007-8 he incurs expenses of rupees 2.5 lakh on the plot towards the fencing of the plot land. ठीक है, then Mr. B sell this plot for 15 lakh in previous year 21-22. तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1.5 लाख, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 2.5 लाख, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये इंडेक्स करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को भी, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को भी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। मिस्टर एक्स परचेजेज अ प्रॉपर्टी फॉर 50,000 ऑन 3 मई 1975। उसके बाद इम्प्रूवमेंट ऑन द प्रॉपर्टी 1988-89, जो कि हमें इग्नोर करना है। कोई भी इम्प्रूवमेंट बिफोर 1 4 2001 इग्नोर करना होता है। फिर जी कंस्ट्रक्शन किया 2 फ्लोर्स उसके ऊपर 8 लाख रुपीज़ 2002-3। फिर रिकन्स्ट्रक्शन फर्बिशमेंट 12-13 में 15 लाख का, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है 1 अप्रैल 2001 की 10 लाख। ही सेल्स द हाउस फॉर 90 लाख एंड इनका इतना ऑन ट्रांसफ़र।
ठीक है, बस हमें ये इग्नोर करना है। ये फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है एज ऑन 1/4/2001। उसके बाद इंडेक्सेशन कर देंगे, फिर इस इम्प्रूवमेंट की भी इंडेक्सेशन कर देंगे, इस इम्प्रूवमेंट की भी इंडेक्सेशन कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। इनका मेन मोटिव बताने का यही था कि जो बिफोर 1 अप्रैल 2001 इम्प्रूवमेंट की गई उसको इग्नोर करना है। बताओ जी, कोई डाउट हो तो। आ जाइए, फिर आगे आ जाइए, कोई डाउट नहीं है तो। सेक्शन 46 कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय कंपनी इन लिक्विडेशन। तो जब कंपनी लिक्विडेट होती है और एसेट्स अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, कहता है जी कंपनी के हाथ में तो कोई प्रॉफिट नहीं कंसीडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी लिक्विडेट होकर ख़त्म हो जाएगी। प्रॉफिट किसके हाथ में कंसीडर किया जाएगा? शेयर होल्डर के हाथ में। तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब शेयर होल्डर को एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन जो कुछ भी मिलेगा उसमें ये देखा जाएगा कि डिविडेंड का कंपोनेंट कितना है और अदर देन डिविडेंड का कंपोनेंट कितना है, राइट। तो डिविडेंड का कंपोनेंट हटा के जो हमारे पास आएगा वो मान के चला जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर दिया जाएगा, बाकी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर्स। सेक्शन 46A कैपिटल गेन बाय ऑन द परचेज बाय कंपनी। बायबैक की बात की जा रही है। कंपनी खुद अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज परचेज कर रही है, तो जी शेयर होल्डर से कंपनी को शेयर्स या सिक्योरिटीज जाएगी, ठीक है। तो शेयर होल्डर को पैसे मिलेंगे, सिंपल सी बात है। अब शेयर होल्डर ने जितने में परचेज किया था उसे देखा जाएगा और शेयर होल्डर को जो पैसे मिलेंगे उसे देखा जाएगा, ठीक है जी। कहता है नॉर्मल केस में तो यही होगा। शेयर्स का केस छोड़कर अदर सिक्योरिटीज़ के केस की अगर बात करें, अदर देन शेयर्स की अगर हम बात करें, तो उस केस के अंदर शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज़। तो जी सिक्योरिटी होल्डर को टैक्स पे करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देख ली जाएगी, जो कंपनी से पैसा मिलेगा दैट इज़ वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, और टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है जी। कहता है अगर हम शेयर्स की बात करें, पहला केस क्या था? पहले केस के अंदर अदर देन शेयर्स की बात की जा रही थी। सेकंड केस क्या है? शेयर्स की बात की जा रही है। कौन सी कंपनी के? अदर देन डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स की। कहता है इस केस में भी शेयर होल्डर ही टैक्सेबल है। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक कंपनी के केस में बात करें तो हमारे पास यहाँ पर अमेंडमेंट है। आपको याद हो तो जो एग्जम्पशन दी गई थी, अच्छा आपने कहा पढ़ा नहीं हुआ, बेसिकली जो एग्जम्पशन दी गई थी वो हटा दी गई है। और अब इन्होंने क्या कहा कि इस केस के अंदर शेयर होल्डर को टैक्स नहीं पे करना बल्कि कंपनी को टैक्स पे करना है। तो एडिशनल इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 20% प्लस सरचार्ज 12% प्लस सेस 4% इज लेविएबल इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? शेयर्स का बायबैक हो रहा है या अदर सिक्योरिटीज का बायबैक हो रहा है, तो कौन टैक्सेबल? शेयर्स का बायबैक हो रहा है तो आपको देखना है जी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है या फिर डोमेस्टिक कंपनी है। अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है तो भी कौन टैक्सेबल? डोमेस्टिक कंपनी केस में टैक्स किसे पे करना है और वो भी कितना पे करना है? 20% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4%, ठीक है। तो इस केस के अंदर आपसे पूछा जाएगा शेयर होल्डर को क्यों नहीं पे करना?
शेयर होल्डर इज एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 1034A 34A ही है ना। तो इस केस में डोमेस्टिक कंपनी केस में कंपनी को टैक्स पे करना है उस अमाउंट पे, बाकी केसेस के अंदर शेयर होल्डर्स को टैक्स पे करना है। क्लियर है जी। कैपिटल गेन निकालना वैसे ही है जैसे हम ऊपर निकालते आए हैं। आ जाओ जी, कैपिटल गेन फॉर डेप्रीशिएबल एसेट्स। डेप्रीशिएबल एसेट के केस में क्या होता है, अगर पीजीईपी का याद है डेप्रीशिएशन ब्लॉक ऑफ एसेट्स के ऊपर लगाया जाता है, इंडिविजुअल एसेट्स के ऊपर डेप्रीशिएशन नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो अब मान के चलते हैं किसी ब्लॉक में 4 एसेट्स हैं और पूरे ब्लॉक की जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो 10 लाख है। मान के चलते हैं हमने ये 3 एसेट्स बेच दी, कितने की, 8 लाख की। तो अभी वैल्यू क्या रहेगी, रिटर्न डाउन वैल्यू, क्यों, क्योंकि ब्लॉक ऑफ एसेट अभी एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर एक एसेट है। अगर मान के चलो हम ये चारों एसेट बेच देते 8 लाख की, तो हम कहते कि जी रिटर्न डाउन वैल्यू 10 लाख थी, सारी एसेट्स हमने बेच दी और एक्चुअल में ये हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया 2 लाख का, क्योंकि अब ये ब्लॉक एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसके अंदर जितनी एसेट्स थी वो सारी हमने बेच दी। ठीक, अगर मान के चलो हम ये बेचते 12 लाख में, ब्लॉक एग्जिस्ट ही नहीं करता, सारी एसेट्स बेच दी 12 लाख में, रिटर्न डाउन वैल्यू क्या थी ब्लॉक की, 10 लाख। तो अब क्या हो गया हमें, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर ये सिर्फ 3 एसेट्स बेचते हम 12 लाख की, तब क्या होता, ब्लॉक एग्जिस्ट करता है ना, अभी एक एसेट है, इस एसेट की वैल्यू क्या कंसीडर की जाती, और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही कंसीडर किया जाता। If the full value of consideration is more than the written down value of the block, short term capital gain, सिंपल सी बात। ठीक, अगर full value of consideration is less than value written down value of block of asset, अगर block of asset exist करता है तो difference is the value of block of asset। जैसे हमने कहा कि भैया 8 लाख में बेच दी, डी एग्जिस्ट करती है अभी भी, तो ब्लॉक ऑफ एसेट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे ब्लॉक की रिटर्न डाउन वैल्यू क्या रहेगी, 2 लाख। अगर ब्लॉक ही खत्म हो गया, इन सब को मिला के 8 लाख में बेचा गया, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया 2 लाख का, सिंपल सा। In case of goodwill of the business or profession forms the part of block of asset for assessment year beginning on 1st day of April 2020 and depreciation thereon has been obtained by the assessee under the act, written down value of that block of asset and short term capital gain if any shall be determined in such manner as may be prescribed। बस इतना ही अभी दे रखा है, आप चाहे तो इसे इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है एज में बी प्रिस्क्राइब्ड और अभी आपके सिलेबस में रूल्स नहीं दे रखे, चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अमेंडमेंट थी तो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दी। ठीक, आप चाहे तो सिर्फ इतना याद रख सकते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जब ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, 12 लाख रुपए मिल रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भैया ब्लॉक में एसेट बची है या नहीं बची है। 10 लाख रिटर्न डाउन वैल्यू थी, 12 लाख की हमने बेच दी, तो चाहे ब्लॉक में एसेट बची है या नहीं बची है, 2 लाख क्या है, कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक, शॉर्ट टर्म क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हर साल रिटर्न डाउन वैल्यू
1 अप्रैल से शुरू होती है और विद इन द ईयर हम बेचेंगे तो मतलब 12 महीने भी पूरे नहीं हुए तो हमेशा शॉर्ट टर्म डेप्रिशिएबल एसेट के केस में हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ठीक, अगर हम कहते हैं जी कम में बेची है, फिर 2 सिनेरियो आते हैं कि ब्लॉक एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता तो लॉस हो गया, अगर करता है तो जो एसेट बची है, ये जो डिफरेंस है उस एसेट की वैल्यू, सिंपल। ए ये पावर अंडरटेकिंग की बात कर रहा है। अगर आपको याद हो तो पावर अंडरटेकिंग के केस में स्ट्रेट लाइन मेथड ऑप्ट किया जा सकता है, राइट। ये कह रहा है कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑप्ट किया गया था किसी एसेट को लेकर तो जी रिटर्न डाउन वैल्यू फाइंड आउट करते हुए जब कैपिटल गेन निकाला जाएगा तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हुए वी हैव टू फाइंड आउट द रिटर्न डाउन वैल्यू, ना कि वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिशिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, तो ये इतनी सी बात कह रहा है। कहता है चाहे आप स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हो एज पर सेक्शन 32(1)(1), लेकिन जब हम कैपिटल गेन निकालेंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उस एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू फाइंड आउट करनी है और रिटर्न डाउन वैल्यू के बेसिस पर कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस फाइंड आउट करना है। स्लम सेल, स्लम सेल का मतलब क्या है? कहता है जहां हम अलग अलग एसेट्स नहीं बेचते किसी अंडरटेकिंग की, बल्कि वो पूरी की पूरी अंडरटेकिंग ही सेल कर देते हैं। अलग अलग एसेट्स नहीं बेचते, लमसम सेल कर देते हैं। भैया लमसम इस अंडरटेकिंग में ये एसेट्स है, बता कितने पैसे देगा। तो जब हम किसी अंडरटेकिंग को लमसम सेल कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं स्लम सेल। ठीक, slum sale means transfer of one or more undertaking as a result of sale for a lump sum consideration without values being assigned to the individual assets and liabilities in such sales। तो जी इसका मतलब क्या हुआ? It is a sale where the assessee transfers one or more undertaking as a whole, including all the assets and liabilities as a going concern. The consideration is fixed for the whole undertaking. Here undertaking as a whole or division transferred shall be capital asset। ठीक है जी, अगर आपने अंडरटेकिंग को बेचने से पहले अपने पास मोर देन 36 मंथ्स रखा है, चलाया है अंडरटेकिंग को, तो जो आपको गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो लॉस होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर अंडरटेकिंग को यूं की यूं बेचने से पहले आपने 36 मंथ्स और लेस देन 36 मंथ्स चलाया है, अपने पास रखा है, तो जो भी लॉस या गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो जी यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या कंसीडर की जाएगी या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल एसेट की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो अंडरटेकिंग एज ए होल की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा जी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम नेटवर्थ कैलकुलेट करेंगे, किसकी? अंडरटेकिंग की नेटवर्थ कैलकुलेट करेंगे, और नेटवर्थ को ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिकली स्लम सेल के केस में चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है चाहे शॉर्ट टर्म, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। नो इंडेक्सेशन बेनिफिट वुड बी अवेलेबल, क्योंकि इंडिविजुअल एसेट की सेल नहीं की जा रही है, अंडरटेकिंग की सेल की जा रही है। ठीक है जी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर कैलकुलेटेड इन द मैनर एज मे प्रिस्क्राइब्ड shall be deemed to be the full value of consideration received or acquiring as the result of the transfer of such capital asset। ये प्रोविजन हमारे पास नया है। पहले क्या था, मेरे पास एक अंडरटेकिंग है, वो अंडरटेकिंग मैंने एक्स को सेल कर दी। लो ने कहा जी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या कंसीडर की जाएगी? नेटवर्थ। सेल कंसीडरेशन क्या कंसीडर की जाएगी? जो एक्स मुझे देगा, सिंपल सी बात। अब इन्होंने क्या किया, एक प्रोविजन ऐड कर दिया और इन्होंने कहा कि फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन जो एक्स से मिलेगा उसे नहीं मानी जाएगी, बल्कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स
एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन डीम्ड किया जाएगा। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट्स एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर कैलकुलेटेड इन द मैनर एज मे प्रिस्क्राइब्ड shall be deemed to be the full value of consideration received or accruing as the result of transfer of such capital asset। कैपिटल एसेट का मतलब अंडरटेकिंग। नेटवर्थ का मतलब क्या है? कहता है एग्रीगेट ऑफ वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ द अंडरटेकिंग एज रिड्यूस्ड बाय द वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटीज ऑफ सच अंडरटेकिंग। ठीक है जी। अब जी वैल्यू ऑफ एसेट्स कैसे निकालेंगे? इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स कहता है जी रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स। इन केस ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस या प्रोफेशन कहता है विच हैज़ नॉट बीन एक्वायर्ड बाय द एसएससी बाय परचेज फ्रॉम प्रीवियस ओनर, तो नील, सेल्फ जनरेटेड की बात की जा रही है। कैपिटल एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच 100% डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं 35 AD में, तो जब 100% डिडक्शन क्लेम कर चुके हैं तो वैल्यू क्या है? नील। बाकी एसेट्स के केस में बुक वैल्यू। तो इन सबको एग्रीगेट करेंगे, जो वैल्यू आएगी दैट इज द नेटवर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग। उसमें से लेस कर दीजिए लाइबिलिटी, तो आपके पास नेट नेटवर्थ आ जाएगी। नेट नेटवर्थ को आप क्या मान के चलेंगे? कहता है जी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और सेल कंसिडरेशन क्या मान के चलेंगे? कहता है जी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट्स एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। कोई डाउट है तो बताइए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पहले तो ये बताइए, कुछ बोलोगे तभी पता चलेगा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बाकी आ रहा है? आंसर नहीं देते हो कोई भी। चलिए जी बाबू, जो नहीं आ रहा है वहां रोको ना, पूछो ना। जो चीज भी समझ नहीं आ रही है वहां रोक लो, वहां पूछो। ठीक है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो जरूरी नहीं है कि सारी चीज एक ही बारी में समझ में आएगी, लेकिन अगर कोई बेसिक चीज नहीं समझ में आ रही तो वहां रोक दो मुझे। अच्छा, ये एक्चुअल में जब हम स्लम सेल की बात कर रहे हैं तो बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया किस चीज़ की बात की जा रही है। ये कह रहे हैं कि एक अंडरटेकिंग है, इस अंडरटेकिंग को एज इट इज सेल कर रहे हैं। एज इट इज सेल करने का मतलब कि जितनी भी एसेट्स है, जितनी भी लाइबिलिटीज है, भैया मुझे नहीं मतलब, तू ये बता, ये तेरे सामने फैक्ट्री पड़ी है, इसका मुझे क्या देगा? अभी की अभी छोड़ने को तैयार बैठा हूँ, जो एसेट्स है तेरी, जो लाइबिलिटीज है तेरी। तो वो स्लम सेल की बात की जा रही है। तो लो कहता है जी जब आप स्लम सेल कर रहे हो तो यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट करोगे? इंडिविजुअल एसेट तो आप लेके चल नहीं रहे। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करने के लिए लो ने कहा चलो नेटवर्थ निकाल लीजिए। नेटवर्थ को ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर किया जाएगा। नेटवर्थ कैसे निकाले? कहता है जी नेटवर्थ निकालने के लिए आप एक काम कीजिए, अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो रिटर्न डाउन वैल्यू, जितनी भी एसेट्स इस अंडरटेकिंग में है उनमें से जो डेप्रिशिएबल एसेट्स है उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू। कहता है जी गुडविल इफ सेल्फ जनरेटेड नील। उसके अलावा कहता है जिसका आप 100% डिडक्शन क्लेम कर चुके हो, पीजीबीपी के अंदर, तो उसकी वैल्यू भी नील। उसके अलावा जी बाकी जो एसेट्स है कहता है बुक वैल्यू।
वैल्यू एज पर योर बुक। चलो जी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई। अब हमें क्या चाहिए? सेल कंसीडरेशन। सेल कंसीडरेशन पहले तो क्या था, मैं जिसको सेल कर रहा हूँ उससे जो मुझे मिलेगा दैट इज सेल कंसीडरेशन। अब इन्होंने क्या कर दिया, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021 अब इन्होंने क्या कर दिया कि भैया सेल कंसीडरेशन हम फेयर मार्केट वैल्यू मान के चलेंगे। आप जितने मर्जी में दो सामने वाले को अंडरटेकिंग, हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है। जो अंडरटेकिंग की एसेट्स है उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको हम सेल कंसीडरेशन मानकर चलेंगे, बस इतनी सी बात है। हाँ जी, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन। रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में क्या होता है, हमें भैया स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है। स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है तो हम जानबूझकर वैल्यू कम दिखाते हैं ताकि कम स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़े, राइट। वैसे भी ज़्यादा वैल्यू दिखाएंगे तो ज़्यादा कैपिटल गेन दिखाना पड़ेगा, ज़्यादा कैपिटल गेन दिखाई देगा तो ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका गवर्नमेंट ने सोल्यूशन निकाला कि भैया आप जो वैल्यू शो कर रहे हैं पेपर पर, मान के चलिए आप कह रहे हैं जी ये तो 20 लाख की प्रॉपर्टी है, तो ये क्या है, वैल्यू बाय एसएससी। कहता है हम एक काम करेंगे, सर्कल रेट जो गवर्नमेंट ने उस एरिया का डिसाइड किया है उस सर्कल रेट के हिसाब से कम उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिस पे आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी ही करनी है। मान के चलते हैं वो 30 लाख फॉर स्टैंप ड्यूटी। तो लो ने कहा जी विच एवर इज मोर शैल बी कंसीडर्ड एज द सेल कंसीडरेशन। चाहे आप दिखा रहे हैं 20 लाख में मैं सेल करूं, हम तो फिर भी 30 लाख कंसीडर करके चलेंगे। क्यों 30 लाख से कम? गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कम से कम 30 लाख की जगह है ये, तभी गवर्नमेंट ने वहाँ का सर्कल रेट क्या डिसाइड किया, 30 लाख, राइट। तो विच एवर इज मोर शैल बी कंसीडर एज सेल कंसीडरेशन। Where the consideration declared to be received or accruing as the result of transfer of land or building or both is less than the value adopted or assessed by any authority of the state government for the purpose of payment of stamp duty. The value so adopted or assessed shall be deemed to be the full value of consideration. अगर आपने कम वैल्यू दिखाई इस वैल्यू से तो भैया हम तो इसको फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन डीम्ड करेंगे। अगर आपने 40 लाख दिखाया और ये 30 लाख है तो आप वाली वैल्यू मान लेंगे हम, हमें क्या दिक्कत है, राइट। आप जो वैल्यू शो कर रहे हो और जो वैल्यू एज पर द अथॉरिटी है फॉर द पर्पस ऑफ स्टैंप ड्यूटी, अगर उसके अंदर 10% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, जैसे कि आपने शो किया 20 लाख, अथॉरिटी के हिसाब से वैल्यू कितनी है, 21 लाख। अच्छा जी, कितने परसेंट का डिफरेंस है, सिर्फ 5% का। कितने परसेंट का है? मैं कहूँगा दिस इज 105% ऑफ दिस। लो ने कहा अगर 10% तक का भी डिफरेंस है तो इग्नोर कर दो, फिर जो एसएससी कह रहा है वो बात मान लो। 10% ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं कहूँगा ये रिलीफ दिया गया है कि 10% तक का डिफरेंस आ रहा है एसएससी जो डिक्लेयर कर रहा है उसमें, और जो अथॉरिटी वैल्यू बता रही है फॉर द पर्पस ऑफ स्टैंप ड्यूटी उसमें, तो भी इग्नोर कर दो। 10% तक का डिफरेंस आ रहा है, कहाँ गया, तो भी इग्नोर कर दो, तो भी एसएससी की बात मान लेंगे, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। उसके अलावा इन्होंने कहा कि मान के चलते हैं कि एग्रीमेंट की डेट अलग थी। एग्रीमेंट बनाया गया 1/9/2021 को, रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचे हम लेट से 1/3/2022 को। तो एग्रीमेंट में एसएससी ने तो बताया होगा 20 लाख का बेच रहा हूं, लेकिन जब हम अथॉरिटी जो वैल्यू डिक्लेयर करेगी फॉर द पर्पस ऑफ स्टैंप ड्यूटी वो डिफरेंट हो सकती है। इस डेट पर हो सकता है अथॉरिटी ने कहा वो 21 लाख का, इस डेट पर अथॉरिटी कह रही है 22 लाख का।
अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू कंसीडर की जाएगी, राइट? तो उसका भी इन्होंने सॉल्यूशन दिया। कौन सी वैल्यू कंसीडर की जाएगी? द डेट ऑफ एग्रीमेंट शैल बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर सच ट्रांसफर। ठीक है जी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, कहता है ये जो चीज़ है ये तभी आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, आप जब एग्रीमेंट बना रहे हो वो 1/9/2021 को बनाया, रजिस्ट्रेशन करवाने पहुँचे 1/3/2022 को। आप कह रहे हो जी मैंने तो इस डेट पे एग्रीमेंट बना लिया था, इस डेट के हिसाब से अथॉरिटी कह रहे हैं 21 लाख, अब आप इस डेट के हिसाब से अथॉरिटी कह रहे हैं 22 लाख। लो ने कहा चलो ठीक है हम ये डेट कंसीडर कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जिस डेट पर एग्रीमेंट हो रहा है। लेकिन ये डेट तब कंसीडर करेंगे जब आप जो पैसे दे रहे हो वो कैश में नहीं दे रहे हो, वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे रहे हो, बैंकिंग मोड में दे रहे हो, बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक ऑन द और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, या यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम थ्रू अ बैंकिंग अकाउंट। ठीक, तो ये तो भैया तब कंसीडर की जाएगी ये जब आप इस डेट पे जो पैसे दे रहे हो वो बैंकिंग मोड के थ्रू दे रहे हो, अदरवाइज तो ये कंसीडर कर लेंगे हम। आ जाइए जी। सर सपोज ऐसी कंडीशन में वो कोई जैसे 25 लाख का कोई प्रॉपर्टी सेल किया, वो बोलता है कि मतलब 10 लाख में कैश दूंगा और 15 लाख चेक मतलब बैंकिंग मोड से पेमेंट करूंगा, तो उसको क्या इनकम टैक्स कंसीडर करेगी? ओनली जो बैंकिंग मोड से पेमेंट कर रहे हो बस उसी को कंसीडर किया जाएगा। जो कैश मोड से पे कर रहे हो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। नहीं, होता तो एक्चुअली यही है, होता तो एक्चुअली यही है कि भैया अगर मान के चलो कोई चीज़ 25 लाख की खरीद रहे हो, आप ऑन पेपर्स 15 लाख रुपए की दिखा रहे हो, 10 लाख रुपए कैश दे देते हो, लेकिन पेपर पे तो आप कंसीडरेशन क्या दिखा रहे हो, सिर्फ 15 लाख रुपए। एग्रीमेंट पे भी क्या लिखोगे, 15 लाख रुपए। नहीं, सपोज वो परचेसर लिया 25 लाख रुपया दिखाया और वो बोला कि भैया मैं 10 लाख रुपए कैश दे रहा हूँ, 15 लाख 10,000 रुपए से ज़्यादा कैश दे ही नहीं सकते। 10,000 रुपये से ज़्यादा जो भी कैश पेमेंट करोगे उसे लोग कंसीडर ही नहीं करेगा। क्लियर है? लीगली 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश दे ही नहीं सकते, इनकम टैक्स वाले घर पे आके बैठ जाएंगे। हाँ जी। वेयर द एसएससी क्लेम्स बिफोर एन असेसिंग ऑफिसर कि भैया ये जो स्टैंप ड्यूटी के पर्पज से अथॉरिटी वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं ये तो फेयर मार्केट वैल्यू से बहुत ज़्यादा है। फेयर मार्क ये अथॉरिटी कह रहे हैं जी 25 लाख रुपए की वैल्यू कंसीडर करेंगे और उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी दो। अरे ये चीज़ तो मार्केट के अंदर 15 लाख की भी नहीं बिक रही, तो 25 लाख रुपए क्यों कंसीडर करेंगे? तो भैया एसएससी असेसिंग ऑफिसर को कह सकता है ये बात। And the value so adopted or assessed or assessable by the authority has not been disputed in any appeal revision। ठीक है, मतलब कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा है उसको लेके, अभी तक हमने कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं डाला है, सिर्फ असेसिंग ऑफिसर से हमने रिक्वेस्ट करी है। तो असेसिंग ऑफिसर फिर वैल्यूएशन ऑफिसर को दे सकता है मामला कि आप वैल्यूएशन करके बताइए इस जगह की कीमत क्या है। ठीक है, where the value ascertained by the valuation officer exceeds the value adopted or assessed or assessable by the stamp authority। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू करी वो लेस है फिर तो लेस वाली कंसीडर की जाएगी, अगर वो मोर है जो अथॉरिटी ने वैल्यू बताई थी उससे भी ज़्यादा है तो उस केस में अथॉरिटी वाली वैल्यू कंसीडर की जाएगी। ठीक है, तो किसी भी केस में अथॉरिटी से ज़्यादा वैल्यू तो कंसीडर की नहीं जाएगी, अगर लेस है तो लेस वाली वैल्यू कंसीडर की जाएगी। क्लियर है जी?
कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स इन अ कंपनी। तो अनलिस्टेड शेयर्स के केस में सिंपल सी बात यह है कि फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। बस इतनी सी बात ये बताना चाह रहे हैं। अनलिस्टेड है, मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं है, तो भैया फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। जहां पर हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं है, क्या कंसीडर करें? तो फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर करनी है। सेक्शन 50D कहता है जहां कुछ अवेलेबल नहीं है क्या कंसीडर करें? तो फेयर मार्केट वैल्यू। आ जाइए जी, एडवांस मनी रिसीव्ड सेक्शन 51। सेक्शन 51 कहता है कि एक थे मिस्टर ए, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सेल करी मिस्टर बी को। मिस्टर बी को कितने में सेल करी? 1 करोड़ में। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को एडवांस दे दिया 10 लाख का कि बाकी पैसा बाद में दूंगा, ये पकड़ो बयाना। अर्नेस्ट मनी भी बोल सकते हैं इसे, बयाना भी बोल सकते हैं, एडवांस मनी भी बोल सकते हैं। एग्जाम में तीनों वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। और टाइम पर मिस्टर बी बाकी के पैसे नहीं दे पाए, इसलिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी के ये 10 लाख रुपए भी फॉरफिट कर लिए। ऐसे ही होता है ना, टाइम पे रजिस्ट्री नहीं करवाई तो बयाना फॉरफिट हो जाएगा। तो जी ये 10 लाख की क्या टैक्स ट्रीटमेंट है? लो कहता है भैया या तो आप मिस्टर ए की ये इनकम कंसीडर की जाएगी, या तो मिस्टर ए की ये इनकम कंसीडर की जाएगी 10 लाख रुपए। कौन से हेड में? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। या फिर ये जो जिस प्रॉपर्टी के ऊपर ये बयाना मिला था उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख रुपए से कम कर दी जाएगी परमानेंटली। अगर मान के चलो ये प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स को पड़ी थी 50 लाख की, तो लो कहता है अगर ये एज इनकम कंसीडर नहीं की गई, उसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया गया, तो मिस्टर ए की ये जो प्रॉपर्टी है 50 की जगह कितने की कंसीडर की जाएगी? अब 40 लाख की कंसीडर की जाएगी। क्लियर है जी? लो कहता है भैया तुम्हें तो इसके ऊपर 10 लाख रुपए मिल गए ना, तो अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 की जगह 40 लाख कंसीडर किया जाएगा आपका। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो जाएगा तो कैपिटल गेन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा जब भी मिस्टर ए सेल करेंगे प्रॉपर्टी को। आ जाओ जी, आज के लेक्चर का लास्ट सेक्शन 55A। 55A क्या कह रहा है? किन केसेस के अंदर असेसिंग ऑफिसर वैल्यूएशन ऑफिसर को केस रेफर कर सकता है? इन अ केस वेयर द वैल्यू ऑफ एसेट एज क्लेम्ड बाय द असेसी इज इन अकॉर्डेंस विद द एस्टीमेट मेड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अब जी मान के चलते हैं असेसी हमारी कंपनी है, कंपनी ने जो भी अपनी एसेट की वैल्यू लगवाई है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से लगवाई है, और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि यार फेयर मार्केट वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने वैल्यू लगाई है उससे भी ज़्यादा है फेयर मार्केट वैल्यू। तो असेसिंग ऑफिसर वो केस रेफर कर देगा वैल्यूएशन ऑफिसर। वैल्यूएशन ऑफिसर इज डिफरेंट फ्रॉम रजिस्टर्ड वैल्यूअर। वैल्यूएशन ऑफिसर इज अटैच्ड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो वो जो केस है वो असेसिंग ऑफिसर क्या कहेगा वैल्यूएशन ऑफिसर को? यार एसएससी कह रहा है मेरी ज़मीन की कीमत 1 करोड़ रुपए है। अब मैं तो मना नहीं कर सकता एसएससी को, क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर का सर्टिफिकेट ले आया, ज़मीन की कीमत 1 करोड़ रुपए है। मेरे हिसाब से तो फेयर मार्केट वैल्यू इसकी 2 करोड़ है। एक बार आप वैल्यूएशन कीजिए, ठीक। या फिर if the assessing officer is of the opinion that the fair market value of the asset exceeds the value of asset as claimed by the assessee by more than 25,000 or 15% of the value of asset so claimed by the assessee, ठीक है। तो जहाँ असेसिंग ऑफिसर को लगता है भैया एसएससी कह रहा है जी मेरी ज़मीन की कीमत 1 करोड़ है, अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है भैया 25,000 या 15% का डिफरेंस है जो एसएससी ने डिक्लेयर की है और जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसमें, तो भैया असेसिंग ऑफिसर वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है कि भैया आप वैल्यूएशन करके बताइए एक्चुअल में इस एसेट की वैल्यू कितनी है, ठीक। या फिर असेसिंग ऑफिसर को लगे कि भैया इस केस में तो यार वैल्यूएशन ऑफिसर
वैल्यू करेगा तो ही ज़्यादा बेटर है। तो असेसिंग ऑफिसर वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफ़र कर सकता है। इन दोनों ही केस में, इसमें और इसमें, असेसिंग ऑफिसर के पास ऑप्शन नहीं है, उसको रेफ़र करना ही पड़ेगा वैल्यूएशन ऑफिसर को। यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर के पास ऑप्शन है, अगर उसे लगता है ज़्यादा गड़बड़ी है तो वो रेफ़र करेगा, अदरवाइज़ रेफ़र नहीं करेगा। बताइए जी, कोई डाउट हो तो। अब हमारे पास बेसिकली इस चैप्टर के अंदर क्या रह गया, मेन कंटेंट तो चैप्टर ख़त्म हो गया। अब क्या रह गया हमारे पास इस चैप्टर के अंदर, इन सेक्शंस में जो जो एग्जम्पशंस दे रखी है।